नेक्स्ट मेथड है आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक, टू फेज मेथड। टू फेज मेथड ये क्या होता है, देखो टू फेज मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इसका। सबसे पहले बता देते हैं कि टू फेज मेथड नाम ही से क्लियर है, जैसे इटरेशन हम लोग कर रहे थे तो एक फेज में ही हो जा रहा था कि S1 S2 S3 के वेरिएबल, अब इसमें दो फेज में इटरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आप लोग देखोगे मैक्सिमाइजेशन में, पहले ही बताए होंगे, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो 2x1 + 3x2, तो जो कांस्टेंट होते हैं a1 x1 + a2 x2 जो भी कांस्टेंट होते हैं, वो जो नोटेशन होता है वो हमेशा क्या आते थे, लेस। तब हम लोग कौन सा वेरिएबल यूज करते थे, स्लैक वेरिएबल। अब अगर यही प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का आ जाए, यही प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का आ जाए, मान लो ऐसे मिनिमाइजेशन एफ जेड, अब जब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट मिलेंगे, ये नेसेसरी नहीं है। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जिसमें कोई जो कांस्टेंट होगा लेस इक्वल टू होगा, ग्रेटर इक्वल टू होगा, तो लेस इक्वल टू के लिए हम लोग कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे, स्लैक, और ग्रेटर इक्वल टू के लिए कौन सा, सरप्लस, उसमें घटाना पड़ता है। मान लो कंडीशन ऐसे दे दिया है 2x + 6x2 ग्रेटर इक्वल टू 4 और x1 + 5x2 ग्रेटर इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कैसा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट ग्रेटर इक्वल टू है, इसमें कौन सा वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे, सरप्लस। तो नया दो इंट्रोड्यूस वेरिएबल करेंगे सरप्लस, तो जब देखो सरप्लस जब लिखेंगे तो ये क्या होगा, 6x2 यहाँ -s1 = 4 लिखेंगे, और x1 + 5x2 ये माइनस क्या होगा, s2 = 5। कोई दिक्कत? लेकिन जब इनका मैट्रिक्स बनाया जाएगा तो मैट्रिक्स कैसे बनाते थे, अरे भाई जो आपका टेबल, जब टेबल बनाते थे, याद करो, टेबल जब बनाते थे ऐसे सिंपल में, तो यहाँ क्या था कि ऐसे यहाँ बेसिक वेरिएबल, और यहाँ CB XB, और यहाँ x1 x2 x1 x2 है, और दो वेरिएबल S1 S2। कोई दिक्कत? तो जब इसका कोफिशिएंट लिखोगे 2 6 और यहाँ क्या आ जाएगा -1 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 5 0 -1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी नहीं। इसके पहले जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे सब में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही थी, तभी हम लोग सॉल्व कर पा रहे थे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, वही तो बताता है प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो भी वेक्टर थे, मतलब आउटगोइंग वेक्टर को छोड़ के जो भी उधर के वेक्टर होंगे उनको डिस्टर्ब नहीं करना रहता, वही लास्ट में मिलते हैं। तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने के लिए हम लोग कुछ और वेरिएबल ऐड करते हैं, जो वेरिएबल को ऐड करते हैं उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है तो उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए एक वेरिएबल ऐड करते हैं, उसे कौन सा वेरिएबल बोलते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल। क्या होता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल। बस इसमें जो सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए, ताकि हम लोग इजीली सॉल्व कर सके पहले की मेथड से। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा था तभी सॉल्व हो पा रहे थे। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल जो होता है वो ना तो सरप्लस होता है ना स्लैक होता है, लेकिन वो इसलिए यूज हो जाता है कि जब सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं ऐसे प्रॉब्लम के लिए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। समझ में आ गया आर्टिफिशियल वेरिएबल? अब देखो, जब आर्टिफिशियल वेरिएबल हम लोग एज्यूम करेंगे तो अब जो मेथड होगा, जो फेजेज होगा, जो इटरेशन कर रहे थे हम टू फेज में करेंगे। कैसे? इसका मेथड नहीं लिख पाएंगे, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन कराएंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत? मेथड लिखाने से कोई फायदा नहीं है, अपने आप जब क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेथड है, मेथड लिखवाएंगे तो 1 घंटा वैसे ही चला जाएगा। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत? बस आर्टिफिशियल समझ में आ गया ना? चलो, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं। तो टू फेज मेथड देखो, टू फेज मेथड एक तो ये टू फेज मेथड में कर सकते हैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम को जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बने, या दूसरा मेथड है बिग एम मेथड, तो दोनों बताया जाएगा। टाइम अगर रहेगा तो आज दोनों ही हो जाएगा। ठीक है,
देखो क्या होता है। सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेते हैं, लिखते हैं। कुछ है नहीं, सेम जैसे पिछले की तरह चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, देखो, सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन जो है कह रहा सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन z इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है, x1 प्लस x2 सच दैट 2x1 प्लस x2 ग्रेटर इक्वल टू 4, ठीक है, और x1 प्लस 7x2 ग्रेटर इक्वल टू ये भी 4, ग्रेटर इक्वल टू 4, ठीक है, और x1 x2 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जब सिंप्लेक्स मेथड पढ़ाए थे तो हम कहे थे कि सिंप्लेक्स मेथड प्रॉब्लम जो है मैक्सिमाइजेशन के लिए सॉल्व करते हैं। क्यों? तो जब मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम दिया रहे तो उसमें क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके जो गिवन प्रॉब्लम है उसको क्या कर लेते हैं, मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, तब फिर सॉल्व करते हैं। अब जो भी इसमें देखो, ये तो ग्रेटर इक्वल टू का प्रॉब्लम है, तो इसमें कौन सा वेरिएबल यूज होगा, सरप्लस वेरिएबल यूज होगा। अब पिछला मेथड तो अप्लाई नहीं कर सकते, पिछले मेथड में तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा था। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करेंगे। तो ये प्रॉब्लम लिखो, उसके बाद में कुछ लिखाते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। हो गया? तो लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल convert the given minimization problem, first of all convert the given minimization problem to maximization problem. First of all convert the given minimization problem to maximization problem by writing the objective function as तो अब क्या करेंगे, मैक्सिमम करेंगे और z की जगह क्या ले लेंगे, -z, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस केस में जो इनइक्वालिटी जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, -x1 -x2, ठीक है। तो इसी को हम एक -z को नाम दे रहे हैं, क्या, z स्टार, क्या दे रहा है, z स्टार। तो z स्टार की जो मैक्सिमम z की z ये क्या होगा, -x1 -x2, वेयर लिख दीजिएगा कि z स्टार की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -z, ठीक है। अब इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल, इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल, इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल, इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल। देखना, एक क्वेश्चन एक मेथड एक बार मतलब इस क्वेश्चन को करा देंगे, वहाँ सारे मेथड अपने आप क्लियर हो जाएंगे। इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल s1 s2 ग्रेटर देन 0 देन द कांस्टेंट बिकम, इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल s1 s2 ग्रेटर देन 0 देन द कांस्टेंट बिकम। तो जो कांस्टेंट होगा वो ऐसे कुछ होगा, 2x1 प्लस x2 माइनस ऑफ s1 इक्वल टू 4 और x1 प्लस 7 ऑफ x2 माइनस s2 इक्वल टू 4, ठीक है। दोनों 4 है दोनों की 7 है, एक सेकंड भाई, ये 7 है, देखो ये 7 है, तुम तो कह रहे हैं दोनों 4 कैसे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, लिख लो।
हो गया जी। चलो अब नेक्स्ट देखो, जब इसमें सरप्लस वेरिएबल यूज करेंगे हम, सरप्लस वेरिएबल यूज करेंगे तो जो बेसिक मैट्रिक्स मिलेगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा नहीं मिलेगा, माइनस आ जाएगा ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में माइनस होता है क्या कोई? नहीं ना। तो लिखो उसी में, हेंस द बेसिक, हियर द बेसिक मैट्रिक्स कैपिटल बी, हियर द बेसिक मैट्रिक्स कैपिटल बी would not be identity matrix, would not be, here the basic matrix capital B would not be an identity matrix, would not be an identity matrix. Here the basic matrix B capital B would not be an identity matrix. Hence स्टार्टिंग आप लोग का ये OR का कंप्लीट टेस्ट होगा, ठीक है। OR इसी में मतलब मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी फरवरी में कंप्लीट होगा। तो मार्च में, मार्च को 1 मार्च या 2 मार्च को पूरा OR का टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। Here the basic matrix B would not be an identity matrix. Hence starting basic feasible solution, hence starting basic feasible solution कैन नॉट बी ऑब्टेन। जब बेसिक मैट्रिक्स ही नहीं बनेगा तो बेसिक सोल्यूशन कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है, उसके लिए फिर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स पाने के लिए हम लोग एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है। और उसके बाद में क्या नेक्स्ट प्रोसेस है वो देखेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि बेसिक मैट्रिक्स नहीं बन रहा है तो हम लोग बेसिक सोल्यूशन नहीं पा सकते हैं, ठीक है। तो उसके आगे लिखो, देयरफॉर टू गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देयरफॉर to get identity matrix, therefore to get identity matrix, therefore to get identity matrix a new type of variable, a new type of variable so called artificial variable, a new type of variable so called artificial variable, artificial variable, artificial variable A1 greater than 0, A2 greater than 0 are introduced as, ऐसे A1 greater 0, A2 greater than 0 are introduced as, introduced as, कैसे इंट्रोड्यूस होगा? देखो जब इसको A1 A2 को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो क्या होगा जी, 2x1 प्लस x2 और माइनस s1 प्लस A1 इक्वल टू 4, यही तो होगा, ठीक है। और इसमें देखो x1 प्लस 7x2, इसमें माइनस s2 और इसमें क्या ऐड करेंगे, A2 इक्वल टू 7। अब देखो, अब ये वाला हम भूल जाएंगे। अब जो मैट्रिक्स बनेगा इधर का देखो, एक बनेगा ये वाला 1 देगा, ये 0 और ये 0 और 1 बन गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस केस में 2 फेज बताए थे, 2 फेज मेथड। अब फर्स्ट फेज में हम लोग एक ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन मानकर चलेंगे। क्या? ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जो फेज फर्स्ट है उसमें ऑक्सिलरी फेज फर्स्ट अभी तक तो आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज किए, अब हम लोग फेज फर्स्ट में क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंसीडर करेंगे। कंसीडर क्या, जो अभी लिख के दिखा देंगे तो बहुत आसान है। तो लिखो फेज फर्स्ट में कि ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन टेक्स द फॉर्म, ऐसे ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन takes the form देखो
जो प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का था उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट किए थे, तो मैक्सिमाइजेशन जेड स्टार मिला था, मैक्सिमम जेड स्टार मिला था ना। अब इसका ऑक्सिलरी, उसी ऑब्जेक्टिव का ऑक्सिलरी फंक्शन बना रहे हैं, मतलब फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो उसका नया नाम दे देते हैं मैक्सिमम जेड डबल स्टार। ठीक है, क्या दे देंगे? डबल स्टार। अब देखो इसमें कैसे मानेंगे, देखो इसमें जो मानेंगे आप लोग सभी लोग, कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले 0 इंटू x1 मानेंगे, सब में सबका कॉफिशिएंट 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू s1 प्लस 0 इंटू s2। ठीक है, ये जो ऑक्सिलरी है क्या करेंगे? 0 इंटू x1 मानेंगे, 0 इंटू x2 और प्लस 0 इंटू सरप्लस वेरिएबल s1 प्लस 0 इंटू s2। बट अब देखना ध्यान से, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनको माइनस के साथ लेंगे, ऐसे -1 इंटू a1। ये ध्यान रखना, यही ध्यान रखना आप लोग को कि ऑक्सिलरी फंक्शन जो होगा, ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये -1 इंटू a1 -1 इंटू a2। ठीक है, मतलब जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे खाली उन्हीं का कोफिशिएंट -1 होगा, बाकी जो क्वेश्चन के जो वेरिएबल होंगे और जो सरप्लस वेरिएबल होंगे सबका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, अब हम लोग अब सिंपलेक्स टेबल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मिटाएं, ऊपर का मिटा दें, लिख लो यहाँ तक, घबराने की बात नहीं है। थोड़ा देखो, इसके पहले याद करिए कि हम लोग x1, x2, x3 की वैल्यू 0 लेते थे, फिर s1, s2 की वैल्यू निकलती थी, उसी को हम लोग बेसिक वेरिएबल लेके चलते थे। अब यहाँ देखो कितने वेरिएबल हैं? 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल हैं। अरे भाई 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, कितने वेरिएबल को पुट करना पड़ेगा? 0। 6 - 2 4 वेरिएबल को 0 पुट करना पड़ेगा। तो कौन कौन सा पुट करेंगे? 0। x1 x2 और s1 s2 को क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे, तभी ना लिखा गया है। और बाकी यहाँ से a1 a2 की वैल्यू लेंगे, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। सेम प्रोसीजर पहले की तरह। अब ये सारे सबकी वैल्यू 0 आ गई, तो ये तो बेसिक वेरिएबल होंगे नहीं, बनेंगे कौन सा? इस केस में अब जो बेसिक वेरिएबल क्या होगा? a1 a2। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो जो टेबल बनेगा ये आपका दिस, देखो कैमरे में दिख रहा है ना? अरे ये कहाँ इतना छोटा बन जा रहा है? तिरछा क्यों हो जा रहा भाई? हाँ, हमको भी लग रहा है। अब देखो, अब जो हम देखो इसको 2 फेज में डिवाइड कर रहे हैं। पहला फेज ये होगा और दूसरा फेज ये होगा। ये कौन सा होगा? ये आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए होगा। और ये जो आपका वेरिएबल जैसे हम लोग प्रोसीजर करते थे, इसमें बस ये वाला कॉलम बढ़ जाएगा। ठीक है, और बाकी ये कैसा होगा? मीन रेशियो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो ये क्या होगा? मीन रेशियो। और ये क्या होगा? बेसिक वेरिएबल। और यहाँ क्या होगा? CB XB। ये क्या होगा? x1 x2 s1, थोड़ा और दूर लिख दें, x1 x2 s1 और s2। और यहाँ क्या होगा? a1 देखो कैपिटल, जैसे s1 s2 ये सारे कैपिटल ही मानेंगे। a1 a2 छोटा लिए थे ना, लेकिन जब इसको टेबल में, ताकि पता चले यहाँ a1 और a2। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे यहाँ वेरिएबल क्या था? x1 x2 स्मॉल में, लेकिन यहाँ जब लिखते हैं तो कैपिटल x1 मतलब कैपिटल x नोटेशन करते हैं, तो यहाँ a था तो वहाँ कैपिटल लेके चलेंगे। ठीक है, ये आपका टेबल बन गया, कोई दिक्कत? अब बेसिक वेरिएबल क्या होंगे तुम्हारे? a1 a2। ठीक है,
A1 A2, मन करे तो देखो कैपिटल ए लिख लो, नहीं तो स्मॉल ए लिख लो। स्मॉल ए लिखना सही है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल A1 और स्मॉल A2। कोई दिक्कत? यहाँ भी कैपिटल ए लिख सकते हो, यहाँ वहाँ स्मॉल भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे यहाँ हम लोग स्मॉल लिखते हैं और यहाँ कैपिटल नोटेशन पहले से ही करते आ रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ स्मॉल लिखते रहे हैं। अब देखो जो आपका कोफिशिएंट होगा, सीबी क्या बताएगा कि बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसके लिए ऑक्सिलरी है, तो इस केस में A1 का कोफिशिएंट क्या होगा -1, A2 का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। और जब इन सबको 0 पुट किए थे तो A1 की वैल्यू क्या आएगी 4 और A2 की वैल्यू क्या आएगी 7, ठीक है। तो A1 की वैल्यू क्या आएगी 4 और A2 की वैल्यू 7। ये वाला देखो, अगर ये वाला मान लो भूल गया तो कुछ नहीं, जो राइट हैंड साइड है ना कांस्टेंट का वही यहाँ लिखना है, ठीक है। राइट हैंड साइड का जो कांस्टेंट है वही खाली लिखना है। अब देखो ध्यान से, ये हमको मिल गया। अब यहाँ से x1 का कोफिशिएंट क्या हुआ जी, क्यों इतना सुर कर रहे हो? अब यह क्या होगा 0 और इसका 1 7 0 -1। अब देखो इसका कोफिशिएंट 1 0 0 1, देखो 2 1 -1, S2 नहीं है इसमें तो S2 का कोफिशिएंट 0 और A1 का क्या होगा 1, A2 नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो यहाँ ये 1 7, S1 नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0, S2 है तो उसका कोफिशिएंट -1 और A1 नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 और A2 है तो उसका कोफिशिएंट 1। बेसिक मैट्रिक्स मिल गया। अब हम लोग आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, अब हम लोग पिछले मेथड पे अपने आ रहे हैं, जो हम लोग मोस्ट निगेटिव डेल्टा जे मोस्ट निगेटिव ढूंढ रहे थे तो मोस्ट निगेटिव ही ढूंढेंगे। आप लोग जैसे जो मन करे, मोस्ट निगेटिव ही सही रहता है, पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव बनाना सही रहता है। जैसे अभी इसके पहले वाला हम लोग मोस्ट पॉजिटिव ढूंढ रहे थे, इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उसमें क्या ढूंढे थे मोस्ट निगेटिव, तो मोस्ट निगेटिव ही लेके चल रहे हैं। वो तो इन जनरल बता दे क्योंकि बुक में मोस्ट निगेटिव उठाया है, ठीक है। तो मान लो कभी कंफ्यूज हो जाओ तो बुक में जब मोस्ट निगेटिव दिया रहेगा तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, इसीलिए मोस्ट नेगेटिव। वो तो एक क्वेश्चन इसलिए बता दे रहे हैं कि देखो बहुत लोग हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं यूट्यूब पे देख के आते हैं, मान लो कहीं से और देख के आए, उसमें मोस्ट पॉजिटिव वाला उठा लिया तो पूछेंगे, कहेंगे कि सर ये तो दूसरा तरह पढ़ा रहा है, या पूछेंगे जानबूझ के कि सर को आता ही नहीं, क्या आता है कि नहीं। तो इसीलिए बताया गया है कि दोनों तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डेल्टा जे की वैल्यू या तो मोस्ट निगेटिव ढूंढो या मोस्ट पॉजिटिव। देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्यों अखिलेश, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है? अरे भाई इससे आसान मैथ कुछ हो ही नहीं सकता, खाली जोड़ना घटाना है जी। बताओ कहीं दिमाग लग रहा है? खाली जोड़ना घटाना है, इसमें कुछ और है? अब देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या निकालेंगे फिर डेल्टा जे, क्या निकालेंगे डेल्टा जे। तो फिर डेल्टा जे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला CB XJ माइनस CJ, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम मोस्ट निगेटिव डेल्टा जे ढूंढेंगे। तो देखो जब इसका करेंगे और सॉरी यहाँ CJ जो होगा, CJ जो लिखेंगे वो क्या क्या होगा, देखो 0 0 0 और 0 और यहाँ क्या होगा जी -1 CJ जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ ऑक्सिलरी जो बनाए थे ना Z स्टार स्टार, उसमें x1 का कोफिशिएंट क्या था 0, x2 का कोफिशिएंट 0, s1 का कोफिशिएंट 0, s2 का कोफिशिएंट 0 और a1 का -1 a2 का -1, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आप लोग यहाँ से फॉर्मूला जब डेल्टा जे ढूंढोगे तो देखो 2 × -1 -2 और -3 और 0 -3 तो क्या आ जाएगा -3 आएगा ना, क्या आएगा इसकी वैल्यू बताओ? CB XJ -3 आएगा ना, और इसकी वैल्यू -1 -8, कोई दिक्कत? वो वाला फॉर्मूला लगाने के लिए। और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 और इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0 0,
कोई दिक्कत? हाँ तो बताना नहीं चाहिए, तो साफ क्लियर दिख भी नहीं रहा। चलो भाई क्या चलो कोई बात नहीं। देखो मीन रेशियो, अब इसमें से मोस्ट निगेटिव डेल्टा ढूंढना, कौन सा सबसे बड़ा निगेटिव डेल्टा होगा, कौन सा होगा? दिस -8 वाला ही होगा ना। अब देखो जब मैं हाँ कहाँ बताओ किस वाला? यहाँ यहाँ किसका -1 अरे भाई -1 और माइनस प्लस 1 जीरो नहीं हो जाएगा? हाँ ऊपर से घटाएंगे। अरे ये -1 -1 और इसको जब घटाओगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। और ऐसे -1 मल्टीप्लाई -1 और इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 0। और ऐसे भी ये क्या है? β1 है और ये β2 है, तो उनका डेल्टा जो हमेशा क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। ये β1 है और ये β2 है, इनका डेल्टा जो 0 होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें Z क्या होगा जी? Z स्टार। जब डबल स्टार चेक करेंगे ना, क्योंकि इसी का लिखेंगे टेबल, तो ये क्या होगा जी? -4 -11। कोई दिक्कत? अब इसमें से मोस्ट नेगेटिव डेल्टा ये है। अब ये इनकमिंग वेक्टर बनेगा। कौन सा बनेगा? यही इनकमिंग वेक्टर बनेगा। ठीक है, लिख लो इस केस में ये इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नोटेशन ही काफ़ी है। ठीक है, इनकमिंग वेक्टर। अब मीन रेशियो ढूंढेंगे तो क्या होगा? 4/1 7/1। 4/1 क्या होगा? 4 और 7/7। देखो 4/1 और 7/7, तो ये क्या आ जाएगा? 1। तो मिनिमम कौन सा होगा? ये। इसको इधर से चलेंगे, इसको ये कहाँ कॉन्साइड करेगा? कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है। अब 7 पे आ गया तो 7 आपका क्या हो गया? की एलिमेंट। 7 आपका क्या हो गया? की एलिमेंट। अब देखो 7 के सामने कौन सा होगा? A2। तो यहां से कौन सा आउटगोइंग वेक्टर बनेगा? समझ में आया? मतलब इसको आपको क्या करना है? देखो ध्यान से, इसको 0 1 बनाना है, इसको 0 1 बनाना है। बट ध्यान से देखना, इसको ये वाला अगर ये निकालना है तो ये वाला डिस्टर्ब नहीं करना, ये वाला ऐसे फिक्स रहना है। अब जो भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे किसमें कर सकते हो? खाली जो की एलिमेंट वाले रो में है, मतलब सेकंड वाले रो में ही कर सकते हो। ठीक है, इसको क्या बनाना है? 0 और इसको बनाना है 1, नहीं सॉरी, इसको 0 बनाना है, इसको 1। तो क्या करेंगे? इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे। इसमें तो डिवाइड कर सकते हैं, तो लिखो मैट्रिक्स बना लो। अब मैट्रिक्स बनाएंगे ऐसे 4 7 2 1 1 7 -1 0 0 -1 1 0 0 1। यही हो गया। किसको निकालना है? ये वाला निकल रहा है, इसको फिक्स रखना है, मतलब ऐसा इसको फिक्स्ड रखना है, ये चेंजिंग नहीं होना चाहिए। और किसको बना रहे हैं? ये वाला रिमूव करना है। ठीक है, इसके जगह पे लाके। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं? देखो जब इसको इस वाले कॉलम को 0 1 बनाना है तो सबसे पहले इसको 1 बना रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। और यहाँ क्या आ जाएगा? 1/7। और यहाँ क्या आ गया? 1। और यहाँ माइनस का ½ 7। और यहाँ देखो ये फिक्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब देखो क्या किया है कि R2 को रिप्लेस कर दिए हैं 1/7 R2। ठीक है,
अब फिर क्या कर देंगे, देखो अब क्योंकि ये तो 1 बना दिए, अब इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे R1 को R2 में से घटा देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे, R1 को रिप्लेस कर देंगे R1 माइनस R2। R2 माइनस R1 नहीं कर सकते, जैसे R2 माइनस R1 करोगे तो यह -1 डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको ऐसे फिक्स रखना है और इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना। तो जो R1 को रिप्लेस करोगे R1 माइनस R2 में, देखो क्या होगा, 4 माइनस 1 क्या होगा 3, और 2 माइनस हाफ 7, तो 14, 13/7 क्या आएगा 13/7, और ये क्या हो जाएगा 0, और 0 माइनस 1 ये -1, और ये प्लस का हाफ 7 ये 1, और ये माइनस का, देखो अभी ये फिक्स रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बाकी जो है उसको लिख दो, ठीक है, आसान है कि नहीं, लिख लो, बस हो गया हमारा काम, एक इटरेशन में उसके अंदर सलूशन आ जाएगा, बहुत ही आसान है, तुम लोग झूठी में डरते थे। सभी लोग वीडियो को जो देखो, जितने लोग वीडियो पहले जो 2-3 क्वेश्चन कराया गया उसमें घबरा जाएंगे, लेकिन आज का जो वीडियो लेक्चर है 2 क्वेश्चन कराए उसमें सब क्लियर हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो सभी लोग से यही है कि आज का पूरा वीडियो कंप्लीट देखें ताकि क्लियर हो जाएगा। लिखो जल्दी जल्दी। बिग एम मेथड का एक क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे डुअल पे। और डुअल में देखो, डुअल में टेबल वेबल नहीं बनाना है उतना, लेकिन डुअल सिंप्लेक्स मेथड में एक 2 टेबल बनाया गया, पूछा गया, तो डुअल मेथड कैसे करेंगे वो भी बता देंगे, उसके अंदर चैप्टर ख़त्म। और छोटा सा ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में 1-2 क्वेश्चंस करा देंगे जो कि पूछा जाता है। हो गया जी? अभी नहीं बना?
अब यही क्या करेंगे, ये वाला ऑपरेट करेंगे इसमें, ठीक है। तो 3 1 13/7 1/7 0 1 -1 0 हाफ 7 हाफ 7 1 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इनकमिंग आउट गोइंग हो जाएगा, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मिटा जी, मिटा क्या रहे हैं, बस इसी को अब इसमें शिफ्ट कर रहे हैं। बस एक इटरेशन और करना है। देखो अब फिर क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे दिस, ठीक है, ये अब देखो कौन सा इन हो रहा है, कौन सा आउट हो रहा है, A2 आउट हो रहा है, तो A1 ऐसे रहने देंगे, A2 की जगह कौन सा आ जाएगा, X2। अब देखो A1 का जो कॉफिशिएंट होगा वो तो -1 ही होगा, क्यों, बट X2 का कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा। अब ये वाला क्या आएगा, 3 1, क्या आ जाएगा 3 1, बाकी इसको ऐसे छाप लो, यहाँ 13/7 और 1/7, और ये क्या हो जाएगा 0 1, ये -1 0, और ये 1/7 और माइनस का हाफ 7 1 0, देखो ये फिक्स रहा, इसमें नो चेंजिंग, माइनस का हाफ 7 1/7, ठीक है। चलो बहुत ही आसान है। अब देखिए ध्यान से, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब क्या निकालेंगे, डेल्टा जे, डेल्टा जे। जब डेल्टा जे निकालेंगे, देखो क्या करेंगे, इसका 13/7 -13/7 और 0 -13/7 आएगा, क्या आएगा -13/7। पहले जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, और ये होगा -13/7, और ये देखो 0 0 0, ये तो 0 होगा, और ये -1 1, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 7 1/7, और इनसे तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है, वैसे लिख लो ये 0, जो आउट गोइंग देखो उधर से हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक है, उधर चाहे लिखो चाहे ना लिखो, आर्टिफिशियल वाला जो गायब कर दिए उसको लिखने से जरूरत नहीं, चाहे लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए, ठीक है, तो मत लिखना तुम लोग। अब देखो ध्यान से, अब पहले इसमें देखो कौन सा मोस्ट निगेटिव होगा, यही होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा इनकमिंग वेक्टर, और इधर से इसके सामने जब मीन रेशियो निकालेंगे, देखो 13/7, तो ये वो होगा 21/13, क्यों, और ये क्या होगा 7, तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी, और 7, तो इसमें से कौन मिनिमम रेशियो होगा, ऊपर वाला ही होगा ना, तो जब ऊपर वाला होगा तो ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा की एलिमेंट, कोई दिक्कत। अब की एलिमेंट हो गया, अब ये किसके सामने है, A1 के सामने, किसके सामने है A1 के सामने, तो ये वाला कौन सा होगा आउट गोइंग, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, जब ये आउट गोइंग हो गया तो अब क्या करना है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है उसको 1 0 बनाना है, और ये वाला फिक्स रखना है, ये वाला इसमें कोई चेंजिंग नहीं, देखो 0 बनाया है ना, तो इसको मतलब इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसका मतलब क्या कि इसमें हम लोग इसी में हम लोग खाली ऑपरेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसको क्या बनाना है 1, और इसको क्या बनाना है 0, ठीक है 1 0। अब देखो कैसे बनेगा, तो सारे कोफिशिएंट लिख लो, यहाँ क्या लेंगे 3 1, और यहाँ क्या होगा 13/7 1/7 0 1 -1 0 1/7 -1/7, और यहाँ क्या होगा 1 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं,
आर्टिफिशियल। इसके बाद जब इटरेशन करेंगे, देखो एक बार ये निकाल दिए, एक बार जब ये निकाल देंगे तो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, चूंकि इसको 1 बनाना है तो क्या करते हैं, इसमें 7/13 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अरे इसमें 1 बनाना है तो इसमें ऊपर वाले में क्या करेंगे, 7/13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो पहला वाला आएगा जब 7/13 ऐसे R1 को रिप्लेस कर दे रहे हैं 7/13 R1, तो जब इसमें 7 से तो ये क्या हो जाएगा 21/13 होगा ना, और ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 7 और ये क्या हो जाएगा जी 7/13 से 1/7 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 1 और ये क्या हो जाएगा 7/13, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इतना मिल गया -7/13 1/13, उसको उधर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला भी वैसे छोड़ दिया जाएगा, बस 1/13। अब देखो ध्यान से, इसको क्या करना है 0 करना है, ठीक है। और 0 करने के साथ साथ इस वाले टर्म को डिस्टर्ब नहीं करना है। दैट मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R2 को रिप्लेस कर दे रहे हैं R2 - 1/7 R1। कोई दिक्कत, ये तो 1 ही रहेगा, नो चेंजिंग रहेगा। तो जब इसमें से करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये तो ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा 21/13 1 0 - 7/13 1/13 7/13। अब जब इसमें 1 माइनस देखो ये करो कितना आएगा 1 माइनस इसमें 7 से मल्टीप्लाई 1/7 से मल्टीप्लाई करो तो 3/13 होगा। 3/13 माइनस 1 क्या आएगा, करो भाई इसमें देखो 10/13 शायद आएगा 10/13। इसमें पहले 1/7 से मल्टीप्लाई करना है और 1 माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1/7 से मल्टीप्लाई या 3 बचेगा और 3/13, तो ये क्या होगा माइनस, हाँ प्लस होगा 10/13, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और ये तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या होगा देखो 0 और जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली 1/13 आ जाएगा, क्यों 1/13 प्लस में, और ये क्या होगा ये माइनस का क्या होगा -1/7 और उसमें 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा -1/7 आएगा। और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको चाहे लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए। वैसे भी ये 7/13 तो 0 माइनस ये -1/13, क्यों ये देखो सही है ये वाला। इसमें क्या कर रहा है -1/7 और -7/1 कितना आएगा देखो कितना आया -2/13, सही है। अरे उसको जब सॉल्व करोगे तो -2/13 ही आएगा, वेरी गुड, ठीक है। अब ये सारा वैल्यू हम उठा के रख देंगे, ठीक है। चलो तो तुम लोग को अब आइडिया चल गया कि कैसे ऑपरेशन करना है। बस जो की एलिमेंट आएगा उसी रो में हम मल्टीप्लाई डिवीजन कर सकते हैं। बाकी जो जैसे β2, यहाँ देखो यहाँ β1 निकल रहा है तो β2 ये होगा, तो इस केस में β2 को डिस्टर्ब नहीं करना है, मतलब यहाँ 1 है तो 1 रहना है, ऐसे सब्सट्रैक्ट करना है, डिवीजन करना है, ठीक है। तो जब इसमें ऐड करेंगे हम लोग, ये हटा दें थोड़ा सा। अब देखो ध्यान से, इस केस में देखो कौन सा इन हो रहा है कौन सा आउट हो रहा है जी, A1 आउट हो गया तो इसके जगह कौन सा है x1, तो x1 इन हो गया, x2, तो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा 0 0 और ये क्या होगा 21/13 और ये क्या हो जाएगा 10/13, ठीक है। अब ये जो मिला 1 0 मिला,
ये क्या मिल गया 0 1, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये क्या होगा -7/13, और ये 1/13 और 1/13 और यहाँ -2/13। देखो जब ये दोनों निकल गया तो इनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये जो दोनों निकल गया दोनों आउट हो गया, एक बार पहला आउट हुआ तो आर्टिफिशियल वाले कोफिशिएंट को लिखने की ज़रूरत ही नहीं, बस इसी पे काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब जब हम दोनों x1 x2 इन कर दिए, मतलब देखो आर्टिफिशियल वाला हटा दिए, x1 x2 इन कर दिए, तो अब दूसरा फेज लगाएंगे यहाँ से। ये तो फेज सेकंड था, बस हो गया है। तो क्या करोगे, ऐसे बिना समझाए आगे बढ़ दें, ऐसे अपने मन से लिख दे तो दिक्कत भी हो जाएगी। क्यों? ठीक है जी, हो गया। अब देखो, अब दूसरा मतलब फेज सेकंड में बस इसी का छोटा सा कॉन्सेप्ट टेबल कर देंगे, बस आ जाएगा सॉल्यूशन। बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं। ये डेल्टा जे है, अब x1 x2 ला दिए ना, बस कुछ नहीं करेंगे। अब ऑक्सिलरी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिए थे उसको रिमूव करके हम लोग जेड स्टार, जो जेड स्टार दिए थे मिनिमम वाला, वहाँ से ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट लिख देंगे, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो यहीं लिख दे रहे हैं फेज सेकंड में, इसको इधर से मिटा देते हैं। देखो तो लिखो फेज सेकंड। now in order to first the starting above solution बेसिक वेरिएबल, और ये CB, ये XB, X1, X2, S1, S2, और यहाँ बस इतना ही काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो कहाँ तक लिखे हम लोग, for optimality construct the starting simplex table as अब देखो x1 x2 लिख लिए हम। अब CJ जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन माने थे उसको छोड़ के जो जेड स्टार वाला, उस केस में x1 का कोफिशिएंट क्या होगा, नहीं ऑक्सिलरी फंक्शन वाला तो ले चुके हैं। अब दूसरा जो
क्या होगा, -1 था ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में माइनस से मल्टीप्लाई किए थे, -1 यहाँ क्या होगा 0 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, -1 -0, और यहाँ से देखो कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, -1 ठीक है, कोई दिक्कत, यही तो होगा। अब आप लोग क्या निकालिए, सिंपल सा जेड स्टार, क्योंकि मिनिमाइजेशन जो प्रॉब्लम था, तो जेड स्टार यहाँ से क्या होगा जी, देखो तुम लोग, जेड स्टार -21/13 और -10/13, 31/13 -31/13, ठीक है। अब ये देखो, ये तो बीटा है, ये β1 है और ये β2 है, तो इसका डेल्टा जे क्या होगा, इसका डेल्टा जे 0 हो जाएगा, या इसका भी डेल्टा 0, और इसका जब डेल्टा जे निकालोगे तो 6/13 आएगा, और इसका जब डेल्टा जे निकालोगे 1/13, क्योंकि देखो अब सारे डेल्टा क्या है, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं, तो हमारा ये इटरेशन क्या हो जाएगा, समाप्त, इसी पे हमको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, डेल्टा जे। अब देखो ध्यान से, बस हो गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन इज, इस केस में ऑप्टिमल सोल्यूशन इज क्या मिल जाएगा जी, देखो जेड स्टार इक्वल टू, ऑप्टिमल सोल्यूशन ऐसे लिख दे रहे हैं, x1 की वैल्यू कितना है, 21/13, और x2 की वैल्यू क्या आ गया, 10/13, और जेड स्टार की वैल्यू क्या आया, देखो जेड स्टार की वैल्यू क्या आया, -31/13, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, हैंस ये मिनिमम जेड की जो वैल्यू हो जाएगी 31/13, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कितना आसान है, कुछ है ही नहीं। बहुत ही आसान है, काफ़ी आसान है, तो लिख लो। ये फेज सेकंड है, ये फेज सेकंड है। अब आप लोग का एक होमवर्क दे दे रहे हैं, जाके करिएगा ट्राई, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं, सेम क्वेश्चन ऐसे करना है, लिख लो पहले। ठीक है, क्वेश्चन लिख देते हैं, ये क्वेश्चन है, जाके करिएगा। कह रहा कि यूज टू फेज सिंप्लेक्स मेथड, यूज
टू फेज सिंप्लेक्स मेथड, देखो जो बिग एम मेथड है ना, इन्हीं का मेथड लेके, जैसे हम लोग कांस्टेंट, देखो जब ऑक्सिलरी फंक्शन बनाते थे, मतलब ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो a1 का कोफिशिएंट क्या लेते थे, -1, और a2 का क्या होता था, -1। अब बिग एम ने वही किया, जहां -1 ले रहे थे, बिग एम ने उठा दिया आर्टिफिशियल का कोफिशिएंट -m ले लिया। मतलब जो -1 पे काम करना है, अब उसी की जगह क्या -m पे काम करना, बस कुछ नहीं, सारा प्रोसेस सेम है, बस -1 की जगह पे यही बिग मेथड है, बताएंगे उस पर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। तो ये क्वेश्चन है कि यूज टू फेज सिंप्लेक्स मेथड, जो प्रॉब्लम है, यूज सिंप्लेक्स मेथड, सॉल्व द प्रॉब्लम। जो पहला प्रॉब्लम है कि मिनिमाइजेशन z इक्वल टू 15/2 x1 - 3x2 और सच दैट 3x1 - x2 - x3 greater equal to 3 और x1 - x2 plus x3 greater equal to 2, ठीक है, और x1 x2 x3 greater equal to 0। पहले बता दे रहे हैं, देखो अगर आप लोग गेम थ्योरी पढ़ लिए, एलपीपी पढ़ लिए, कॉन्वेक्स सेट पढ़ लिए, और ये सिंप्लेक्स जितना पढ़ा गया, सिंप्लेक्स बहुत आसान है, कुछ है नहीं, प्रोसेस पता हो गया तो अपने आप कर ले जाओगे। इतना करने के बाद सारा क्वेश्चन कर लोगे, कहीं छूटेगा नहीं। आपको ट्रांसपोर्टेशन और ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं, पढ़ाया जाएगा यहाँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1-2 करा देंगे, ताकि मान लो आए तो दिक्कत ना हो, बट इतना ही अच्छे से पढ़ लोगे तब भी पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आप क्वेश्चंस है, कल ट्राई करके आइएगा, ठीक है। होगा तो नहीं, ठीक, मतलब होगा तब भी, नहीं होगा तो हो जाएगा आराम से, कुछ नहीं, बस इसी प्रोसीजर से चलना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो ये टेस्ट पेपर ले जाना है आपको, चेक करना। हम लोग पेपर नहीं लेगा क्या? ये किसका पेपर है? अच्छा क्या होगा? अच्छा वीडियो आप कर दे रहे हैं।